अध्याय 1026 से 1030। उनके राजकोष में प्रवेश करने के बाद भी पत्थर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। म्यू हन्ये, जो आगे बढ़ रहे थे, ने काफी गंभीर भाव से कहा, वरिष्ठ भाई यू चे, मेरे कदमों का अनुसरण करें और जितना संभव हो सके अपनी आभा को नियंत्रित करें। सुनिश्चित करें कि किसी भी तंत्र या गहन गठन को ट्रिगर न करें। किलिन हॉर्न केंद्रीय क्षेत्र में है, इसलिए हमें इसे जल्द ही देखने में सक्षम होना चाहिए। युन चे ने म्यू हन्ये के पीछे चलते हुए अपनी आभा पर काबू पा लिया। हालांकि वह कई दुर्लभ चीजों को देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत हैरान था। खजाना इतना विशाल था कि उसका अंत भी नजर नहीं आता था। उच्च स्तर के बैंगनी क्रिस्टल और बैंगनी जेड को एक पहाड़ में ढेर कर दिया गया था। उनसे निकलने वाली बैंगनी रोशनी व्यावहारिक रूप से चकाचौंध कर देने वाली थी। वहां सभी प्रकार के गहन कवच और हथियारों की एक चमकदार श्रृंखला थी और आध्यात्मिक चिकित्सा की असंख्य आभा को महसूस किया जा सकता था। इस तथ्य के बावजूद कि जिन खजानों से अपनी आभा आसानी से निकल जाती है, उन्हें आइस जेड बक्सों में ठीक से सील कर दिया गया था। पूरे खजाने से इतनी मजबूत आभा निकल रही थी कि छूने पर ये लगभग चिपचिपा महसूस होता था। ये वास्तव में स्नो सोन क्षेत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य होने के योग्य है। आइस विंड साम्राज्य की अद्भुत समृद्धि का पता लगाने के लिए खजाने पर एक नजर डालना अपने आप में पर्याप्त है। यू चे ने भावुक होकर कहा, हे वरिष्ठ भाई यू चे हमारी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। म्यू हन्ये हंसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइस विंड एम्पायर कितना मजबूत है, यह एक महत्वहीन देश से अधिक कुछ नहीं है। भले ही हमारी ताकत और समृद्धि 10 गुना अधिक बढ़ जाए, फिर भी हम डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के विपरीत एक क्षुद्र और निम्न अस्तित्व बने रहेंगे। क्या है वरिष्ठ भाई युन चे की पहचान की तुलना में किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर विचार किया जाता है। ओह, युन चे ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मेरा मानना है कि जूनियर भाई हानि के शब्द थोड़े अतिवादी थे। मैं उनका पूरी तरह से अनुमोदन नहीं कर सकता। हाँ, म्यू हन्या ने एक अर्थपूर्ण और हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह काफी देर तक युन चे को अंदर लेकर चलता रहा और अंततः रुक गया। युन चे भी लगभग उसी समय रुक गया जैसे उसने सामने की ओर देखा। उनकी आंखों के सामने एक विशाल सीलिंग गहन संरचना थी। उसके भीतर एक विशाल सीन था जो 10 मीटर तक लंबा था। इसका आधा आकार हिरन और आधा ड्रैगन जैसा था। ये पूरी तरह से नीले रंग का था और क्रिस्टलीय चमक दे रहा था। हालांकि इसमें क्रिस्टल की थोड़ी सी भी चमक और पारदर्शिता नहीं थी। भले ही इसे गहन संरचना द्वारा सील कर दिया गया था, यू चे अभी भी इसकी असीम और घनी आभा को महसूस कर सकता था। क्या ये किलिन हॉर्न हो सकता है? युन चे ने अपना सिर उठाते हुए पूछा। सही। म्यू हन्या ने यू चे की ओर उदासीनता से देखने के लिए मुड़कर देखा। ये किलीन सींग एक आइस किलीन से है। ये किलीन पर उपलब्ध रिकॉर्ड में उल्लिखित आकार से कहीं बड़ा है, इसलिए ये संभवतः एक साधारण आइस किलीन का नहीं है, बल्कि किलिन की कुछ उच्च स्तरीय प्रजातियों का है, जैसे कि किंग किलिन। इस किलिन सींग में एक बेहद मजबूत शक्ति निहित है। बात सिर्फ इतनी है कि अनगिनत तरीकों का उपयोग करने के बाद भी हमारे पूर्वज सम्राट इसे बाहर निकालने में कभी सक्षम नहीं थे। बाद में इसे साम्राज्य की रक्षा करने वाले हॉलीडोम के रूप में मानते हुए इसे यहाँ सील कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने सिर हिलाया और गहरी संरचना के भीतर किलिन सींग पर अपनी नजर रखी। उसकी आंखों के सामने वह चीज थी जिसके लिए मू जुआनिन ने उसे यहाँ भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्विलिन हॉर्न को जिस गहरी संरचना में सील कर दिया गया था उसके बारे में क्या करना चाहिए। जैसे ही युन चे क्विलिन हॉर्न को देख रहा था, म्यू हन्ये वास्तव में उसे देख रहा था। उसके होंठ अनजाने में एक अजीब तरीके से मुड़ गए। इसके बारे में बोलते हुए, अतीत में एक बार मैंने रॉयल फादर को प्रस्ताव दिया था कि अगर मैं सौभाग्य से संप्रदाय मास्टर का प्रत्यक्ष शिष्य बन सकता हूँ, तो हमें ये किलिन सींग उन्हें अवश्य भेंट करना होगा। ओह, यू चे की आंखों में आश्चर्य उभर आया। लेकिन क्या यह आपके आइस विंड एम्पायर का महिमामंडन नहीं है? आपके शाही पिता को सहमत नहीं होना चाहिए था, है ना? नहीं, म्यू हन्या शांति से मुस्कुराए। रॉयल फादर ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। अगर मैं संप्रदाय मास्टर का प्रत्यक्ष शिष्य बन सकता, तो स्नो सोन क्षेत्र में कोई भी हमारे आइस विंड साम्राज्य के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इसकी स्थिति दुनिया के शिखर तक पहुंच जाएगी। हम क्यों करेंगे? तब तक साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अभी भी कुछ हेलिडोम की आवश्यकता है। वास्तव में मैंने कभी किसी राष्ट्र की नियति जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं किया। हम इसे हेलिडोम कह सकते हैं जो हमारे साम्राज्य की रक्षा कर रहा है,
लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो ये सिर्फ एक बेकार चीज है जिसका एकमात्र उद्देश्य हमारे दिलों को सांत्वना देना है। अंततः हमारे पास इसके भीतर निहित शक्ति को बाहर निकालने का कोई साधन नहीं है, लेकिन संप्रदाय गुरु निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम है। ऐसी बेकार चीज का आदान प्रदान करके संप्रदाय गुरु द्वारा मुझे उच्च सम्मान देना है, इससे बड़ा कोई सौदा संभव है। रॉयल फादर ऐसे प्रस्ताव से कैसे असहमत हो सकते थे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह म्यूहान्या के स्वर और अभिव्यक्ति में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मैंने जानबूझकर इस मामले को मास्टर को बताया, ये सोचकर कि यह जानकारी संप्रदाय मास्टर के कानों तक पहुंच सकेगी और उन्हें मेरी ईमानदारी के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि अंत में संप्रदाय गुरु ने आप ही को चुना, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, फर्क पड़ेगा। म्यूहान्या ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। ऐसा लगता है कि यह किलिनहॉर्न हमेशा की तरह यहीं पड़ा रहेगा। ओह नहीं, इसे संप्रदाय गुरु के सामने पेश करना अभी भी तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। बस आप नहीं होंगे ऐसा करने वाला, लेकिन मैं। म्यूहान्या ने अपने मुंह का एक कोना उठाया। उसकी आंखों से अचानक एक उदास और विचित्र रोशनी निकलने लगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे की आंखें झपक गईं। वह बिना कोई आवाज किए पीछे की ओर बढ़ने लगा। जूनियर ब्रदर हनी, इससे आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है? उसकी शाश्वत सौम्य मुस्कान, जो लगातार बहते पानी की तरह दिखती थी, अचानक एक विशेष रूप से भयानक मुस्कान में बदल गई थी। यूनचे को देखने वाली उसकी आंखों में पहले जैसा गहरा सम्मान नहीं था। स्पष्ट रूप से उसकी जगह जबरदस्त उपहास और नफरत ने ले ली थी। ऐसा नहीं है कि आपके पास इसे स्वयं संप्रदाय के गुरु के सामने प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं है। जब तक आप मुझे मारते हैं और फिर उस गहन संरचना को निष्क्रिय करने के लिए मेरे रक्त का उपयोग करते हैं, आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर धीरे से यूनचे को इशारा किया, आओ अब मुझे मार डालो। फिर तुम इस किलिनसीन को संप्रदाय में वापस ला सकते हो, जिससे संप्रदाय गुरु तुम्हारे बारे में पहले से अधिक ऊंचा सोचने लगेगा। चलो जल्दी करो ऊपर। यूनचे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और चुपचाप पीछे की ओर बढ़ती रहीं। जूनियर ब्रदर हनी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? म्यूहान्या के मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए, जिससे उसके सफेद और चमकदार दांत दिखाई देने लगे, जिन्हें वह छिपाकर रखता था, यहाँ तक कि हल्की मुस्कुराहट के क्षणों में भी। उसने अचानक अपना हाथ उछाला। जैसे ही उसने नीली रोशनी चमकती एक चीज को बाहर निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद एक गहरी संरचना उभरी जो नीली रोशनी से चमक रही थी। बजना। तुरंत यूनचे के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके चारों ओर एक नीला अवरोध बन गया। जब तक उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ, तब तक वह म्यूहान्या के साथ फंस चुका था। अवरोध केवल 33 मीटर चौड़ा था, इतनी दूरी जिसे दैवीय मार्ग के गहन अभ्यासकर्ता कुछ ही समय में तय कर सकते थे। बैरियर से निकलने वाली आभा ने यूनचे की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव ला दिया। न केवल अवरोध अत्यधिक लचीला था, इतना अधिक कि वह इसे तोड़ने में बिल्कुल असमर्थ था। इसने प्रकाश के अलावा सब कुछ काट दिया। अंतरिक्ष, ध्वनि और यहाँ तक कि ध्वनि संचरण भी। इस बाधा को बलपूर्वक तोड़ने में सक्षम होने के लिए किसी को कम से कम दैवीय क्लेश क्षेत्र के चरम पर होना चाहिए। भले ही यह में ही क्यों न हो, मेरा यहाँ से बलपूर्वक निकलना असंभव है। म्यूहान्या ने उदास मजाकिया लहजे में कहा और अपना हाथ नीचे कर लिया। बैरियर के भीतर कैद होने के कारण यूनचे की वर्तमान परिस्थितियां जार में बंद कछुए से अलग नहीं थी। यूनचे तेज कदमों से पीछे हटता रहा जब तक कि वह बैरियर के किनारे पर नहीं पहुंच गया। म्यूहान्या, क्या आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम आइस विंड एम्पायर में कुछ करने आए हो? म्यूहान्या मंद मंद मुस्कुराई। यदि इस बार कोई आइस फीनिक्स शिष्य उनकी शक्ल देखता, तो वे निश्चित रूप से यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाते कि वह वही वरिष्ठ भाई हानि थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। जन्मदिन की बधाई देने के लिए। हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनचे की आंखों का नजारा फिर से बदल गया। यहाँ रास्ते में मैं हमेशा सोच रहा था कि सेक्ट मास्टर, आप आइस विंड एम्पायर में क्यों आए थे? सेक्ट मास्टर की क्षमता को देखते हुए हमारे साम्राज्य के खिलाफ साजिश रचने का कोई महत्व नहीं है। फिर किसी समय मुझे अचानक वह याद आया, मैंने मास्टर को किलिनहॉर्न के बारे में बताया है और तुरंत समझ गया कि आपको यहाँ क्यों भेजा जाएगा। ठीक है, किलिनहॉर्न प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं हो सकता है। भगवान के दायरे में एक बड़ी घटना घट रही होगी, इसलिए खुद को तैयार करने के लिए संप्रदाय मास्टर कुछ सफलता पाने के लिए उत्सुक है।
महान संप्रदाय सभा के दौरान हुओ रूली को जलती हुई दुनिया के गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड को सौंपने के लिए कहना एक है स्थिति की मेरी समझ का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेक्ट मास्टर को मास्टर से किलिनहॉर्न के बारे में पता चला और वह सोच रहा है कि इसमें निहित शक्ति उसे सफल होने में सहायता कर सकती है। हालांकि चूंकि उसने मुझे नहीं चुना उनके प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में और यह भी जानती है कि किलिनहॉर्न हमारे आइसविंड एम्पायर का एक प्रतीक है, उन्होंने इसके लिए मांग करना सही नहीं समझा। सेक्ट मास्टर को आखिरकार उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना होगा, इसलिए उसने आपको संबंधित जानकारी के बारे में सावधानी से पूछताछ करने के लिए भेजा है। जब तक किलिनहॉर्न का स्थान खोजा जा चुका है, सेक्ट मास्टर किसी भी समय इसे ले जा सकता है, बिना किसी और को उसकी उपस्थिति के बारे में बताए। बाद में जब मैंने रॉयल सिस्टर हांजिन से सुना कि आपने उनसे हमारे राष्ट्र की नियति से संबंधित एक प्रश्न पूछा है, तो मेरे दिल में बचा खुचा संदेह भी तुरंत दूर हो गया। तुम मुंह हन्नी द्वारा कहे गए हर शब्द के साथ युनचे के चेहरे पर आश्चर्य का भाव गहराता गया। आप हर चीज के बारे में क्यों जानते हैं? हालांकि उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ, जिसके बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य और डर बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस बार उसने वास्तव में एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि उसकी आंखों में अभिव्यक्ति बदल गई, अंधेरा और सख्त। चूंकि आप इसे पहले से ही जानते हैं, इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। किलिनहॉर्न को आज्ञाकारी ढंग से मुझे सौंप दो, समझे? या क्या आप मास्टर की इच्छा की अवहेलना करना चाहते हैं? क्या मैंने अभी नहीं कहा? मैं व्यक्तिगत रूप से मास्टर को किलिनहॉर्न पेश करूंगा, लेकिन आप उस पल को देखने के लिए वहां नहीं होंगे। युनचे की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा? तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वरिष्ठ भाई युचे आखिरकार संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। मैं आपका एक बाल भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता, भले ही मेरे पास इतना बड़ा साहस हो। स्वर्ग मुंह हन्नी की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गईं। स्वाभाविक रूप से तुम मेरे द्वारा नहीं मारे जाओगे, लेकिन किलिनहॉर्न को चुराने का व्यर्थ प्रयास करते समय दुर्भाग्य से यहाँ एक तंत्र चालू हो जाने के कारण युनचे थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे उसका इरादा समझने में देर नहीं लगी। वह अचानक घबरा गया। तुम घबराओ मत वरिष्ठ भाई युचे। युनचे की घबराई हुई नजर का आनंद लेते हुए मुंह हन्नी के चेहरे पर एक अतुलनीय, भयानक और उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। मैं पूरी घटना को बहुत अच्छी तरह से छुपाऊंगा। भले ही संप्रदाय के गुरु व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए, लेकिन मेरी कहानी में कुछ भी गलत पता लगाना निश्चित रूप से असंभव होगा। आप इस पर पूरे दिल से मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार जिस स्थान पर आपने कदम रखा है, वह आपके कब्रिस्तान के रूप में बिल्कुल उपयुक्त है। तुम पागल हो गए हो क्या? युचे चिल्लाया। मैं इस समय आपके आइसविंड एम्पायर में हूँ। भले ही मास्टर को सच में विश्वास हो कि मुझे किसी तंत्र द्वारा मार दिया गया है, उसके गुस्से को देखते हुए वह गुस्से में आप सभी के जीवन को समाप्त कर देगी। ओह, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। म्यू हान्या ने जवाब में कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि गहरी सहमति में सिर हिलाया। भले ही आप हमारे आइसविंड एम्पायर के हेलिडोम को चुराने की कोशिश में मर गए हो, ये पूरी तरह से सामान्य होगा यदि सेक्ट मास्टर ने गुस्से में पूरे शाही शहर को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन भले ही आइसविंड एम्पायर को ऐसा करना पड़े, खत्म हो जाओ, संप्रदाय गुरु मुझे निश्चित रूप से नहीं मारेंगे युचे, क्योंकि तुम मर जाओगे। और फिक्स यू। जब म्यू हनी ने म्यू फिक्स यू का नाम लिया तो उसका शरीर काफी देर तक अनियंत्रित रूप से कांपता रहा। उसकी आवाज अचानक घृणा से भर गई, जैसे उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसने अपने महत्वपूर्ण इनको आपके द्वारा अपमानित करने के बाद अपनी पूर्व प्रतिभा खो दी है। इसलिए संप्रदाय मास्टर निश्चित रूप से एक नए प्रत्यक्ष शिष्य का चयन करेगा, जो केवल मैं ही हो सकता हूँ। मेरे अलावा कोई भी योग्य नहीं होगा। इसलिए अगर मुझे मार दिया गया तो संप्रदाय गुरु को कोई दूसरा उपयुक्त प्रत्यक्ष शिष्य नहीं मिल पाएगा। जब समय आएगा, मैं सेक्ट मास्टर से मुझे माफ करने के लिए विनती करूंगा, क्योंकि मैं हमारे सम्मानित और प्रिय वरिष्ठ भाई युनचे को सुरक्षित रखने में असमर्थ हूँ। और सेक्ट मास्टर तंत्र द्वारा आपके मारे जाने के पीछे के कारण के बारे में सबसे स्पष्ट होंगे। किलिनहॉर्न के चारों ओर स्थापित करें। उसे पता होगा कि हमारा आइसविंड साम्राज्य निर्दोष है। इसके अलावा यदि साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया तो उसके मन में मेरे प्रति दोषी विवेक होगा। बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से किलिनहॉर्न की पेशकश करूंगा उसे खुश करने के लिए। मेरी योजना का हर हिस्सा तार्किक और तर्कसंगत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप न केवल मुझे मारना चाहते हैं, बल्कि आइसविंड एम्पायर को बेहद खतरनाक स्थिति में डालने को भी तैयार हैं। युनचे ने जोर से हौंफते हुए कहा।
म्यू हान्या ने अपनी बाहें खोलते हुए इत्मीनान से कहा, जब तक मैं सफल हो सकता हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, भले ही पूरा आइस विंड साम्राज्य क्रोध की आग में डूब जाए और नष्ट हो जाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे के चेहरे पर गहरी उदासी उभर आई। तुम निश्चित रूप से पागल हो। मैं पागल? मू हन्ये ने उदासीनता से चिल्लाते हुए कहा, जितना मैंने सोचा था आप उससे भी अधिक भोले हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह कुछ ऐसा है जो एक सक्षम व्यक्ति को करने की जरूरत है। भले ही मेरे शाही पिता या शाही भाई संप्रदाय के गुरु के क्रोध के कारण मर जाते, वे निश्चित रूप से मुझे समझेंगे क्योंकि वे येलो स्प्रिंग्स के रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। आखिरकार ये सब मुझे मेरे शाही पिता ने सिखाया था। उसी समय मुझे आपके द्वारा ये सब करने के लिए मजबूर किया गया। मू हन्ये की मूल रूप से शांत और उदासीन आवाज इस समय अचानक तेज हो गई क्योंकि उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति उभर आई। इस स्थान और समय पर वह अंततः बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सभी मित्रों से खुद को पूरी तरह से अलग करने में सक्षम हो गया। क्या आप जानते हैं कि संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बनने में सक्षम होने के लिए मैंने कितना त्याग किया है? मुझ में एक जन्मजात प्रतिभा है जिसके कारण सभी लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, फिर भी मैंने इसके कारण कभी भी थोड़ा सा भी आलसी होने का साहस नहीं किया। वास्तव में जबकि अन्य लोग प्रतिदिन 6 से 8 घंटे साधना करते थे, मैं प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे साधना करता था। और मैंने इसे तब शुरू किया जब मैं 5 साल का था। हर दिन मैं तब तक प्रशिक्षण लेता था जब तक कि मैं अपने शरीर को संयमित करने के लिए काला और नीला नहीं हो जाता। मैं पहले ही गिनती भूल चुका हूँ कि कितनी बार मैं सर्दियों के वसंत में लगभग जमकर मर गया हूँ। बाद में डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद मेरी हिम्मत और भी कम हो गई। भले ही मैं एक राजकुमार था, मैंने शिक्षा मांगने के लिए संप्रदाय के भीतर दूसरों के सामने हजारों 10,000 बार घुटने टेके। लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए मैंने अनगिनत बार उन अछूतों पर उपकार किया जो मेरे काम आ सकते थे। फिर अपनी रक्तरेखा को गाढ़ा करने के लिए म्यू यूनजी से अधिक रक्तसार प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ तक कि मैं खुद को अपमानित करने और बिस्तर में उसके लिए खेलने की वस्तु बनने के लिए भी तैयार थी। प्रतिशत। जैसे ही युनचे ने हृष्ट पुष्ट म्यू यूनजी और उसके मर्दाना चेहरे के बारे में सोचा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया और उसके पेट में एक बेहद असहज भावना उभर आई। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के नंबर 1 शिष्य बनने के लिए मू हन्ये ने जो रास्ता अपनाया वह वास्तव में आसान नहीं था। मू हन्या की सांसें लगातार भारी होती जा रही थी क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति लगातार गंभीर और विभत्स होती जा रही थी। जब उन्होंने कहा, मैं पहले ही सफल हो चुका था, मेरी सफलता निकट थी, क्रोध और गुस्से से भरे उनके शिष्य गलत ढंग से आगे बढ़ रहे थे। मैं सेक्ट मास्टर का सीधा शिष्य बनने वाला था, सबसे प्रतिष्ठित दर्जा और ऐसा भविष्य हासिल करने वाला था जिससे हर किसी को ईर्ष्या होगी। संप्रदाय मास्टर फिक्स्यू को मेरे पास भेज देगा और मेरी मातृभूमि एक बार फिर शिखर पर पहुंच जाएगी। मेरी प्रतिभा, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरे प्रयास और मेरी प्रतिष्ठा के कारण मैं संभवतः एक महान क्षेत्र के राजा का उत्तराधिकारी बन सकता था, पूरे स्नो सॉन क्षेत्र पर शासन कर सकता था और एक ऐसा व्यक्ति बन सकता था जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता था। मेरा नाम स्नो सॉन क्षेत्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया होता और मैंने इसके भीतर सर्वशक्तिमानता की स्थिति हासिल कर ली होती। मैं बिना किसी परवाह के सबसे दुष्ट तरीकों का उपयोग करके उस बूढ़ी कुतिया म्यू यूनजी को मारने में सक्षम होता। यूचे, सब कुछ पहले ही मेरी आंखों के सामने आ चुका था। जब तक मैं मेहनत करता रहा सब कुछ मेरा हो गया होता। न तो तुम्हें मरने की जरूरत होगी, न ही किसी और की। लेकिन वह आप ही थे जिसने ये सब बर्बाद कर दिया। मू हन्ये की आवाज कर्कश और टेढ़ी हो गई, जिससे दुख, आक्रोश और पागलपन की लहरें निकलने लगी। एक दुष्ट जानवर की तरह वह दहाड़ा, तुमने मुझसे मेरे जीवन भर के प्रयास का फल छीन लिया है। आपने फिक्स्यू को छीन लिया है, आपने सब कुछ छीन लिया है। लेकिन शुक्र है कि यह पूरा मामला स्वर्ग द्वारा मुझे दी गई एक परीक्षा मात्र है। ज्यादा समय नहीं बीता है, फिर भी मुझे सब कुछ वापस छीनने का एक अवसर सीधे मेरे पास पहुंचा दिया गया है और यह अविश्वसनीय रूप से उत्तम अवसर है। मू हन्ये की सांसें उखड़ गईं और उसने धीरे से अपनी बंद हथेली यूनचे की ओर उठाई। क्या आप जानते हैं कि यह कितना सही है? तूने स्वयं ही अपने पहरेदारों को त्याग दिया और कोई नहीं जानता कि तू कहाँ गया या किसके साथ है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं महल के भीतर एक गुप्त रास्ते से बाहर निकला। इसका मतलब यह है कि किसी को नहीं पता कि मैंने महल छोड़ दिया है। इस प्रकार हर किसी को विश्वास हो जाएगा कि राजकोष में सेंध लगाने के बाद आपकी मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान मैं महल में शांति से सो रहा था। मैंने तुम्हें ये सोचने में भी मदद की है कि तुमने प्रवेश कैसे किया,
केवल मुझे अपनी गरीब शाही बहन की बलि चढ़ानी होगी। आप, यू चे ने जमकर अपने दांत पीस डाले। मु हन्नी के शब्दों से ये स्पष्ट था कि यू चे को मारने और छोड़ने के बाद वह फेंग हानजिन को एक ध्वनि प्रसारण भेजेगा और उसे अपने पास बुलाएगा और फिर उसे भी मार डालेगा। क्योंकि गुप्त मार्ग के गहन निर्माण को खोलने के लिए आइस विंड इंपीरियल परिवार के सदस्य के खून की आवश्यकता थी, मु हन्नी ऐसा दिखाना चाहता था जैसे यू चे ने फेंग हानजिन को मार डाला था और फिर उसके खून का इस्तेमाल खजाने के गोदाम में प्रवेश करने के लिए किया था। अगर मैं भविष्य में एक महान साम्राज्य का राजा बन जाऊं, तो इस थोड़े से बलिदान में क्या गलत है। म्यू हन्नी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बर्फीली नीली रोशनी ने उसके हाथ को घेर लिया। मुझसे पूछो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें हजारों ब्लेडों से काटने का सपना देखा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दयनीय हैं। आपको वह सब कुछ मिला जिसके बारे में मैंने सपना देखा था, लेकिन केवल आधे महीने बाद आप अपना जीवन सहित सब कुछ खोने वाले हैं। अरे, आपका नुकसान आपके लाभ से अधिक है। अधिक नीली रोशनी तेजी से म्यूहान्या के हाथ पर एकत्रित हो गई और तेजी से उस स्तर पर पहुंच गई जहां यह एक झटके में यू चे की जान लेने में सक्षम होगी। मु हन्नी उससे केवल 10 कदम की दूरी पर था। सच कहा जाए, तुम अभी भी काफी बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं लगातार सब कुछ वापस छीनने के लिए तुम्हें मार डालने के बारे में सोचता था, लेकिन कई बार मुझे आश्चर्य होता था कि क्या ये संभव है कि मुझे अपने पूरे जीवन में कभी तुम्हें मारने का अवसर नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान को मुझ पर दया आ जाएगी और वह मुझे इतनी जल्दी ऐसा उत्तम अवसर प्रदान कर देगा। आइस विंड एम्पायर में पहुंचने के बाद से आप कड़वाहट के साथ सोच रहे होंगे कि क्विलिनहॉर्न का पता कैसे लगाया जाए, है ना? ऐसे समय में मुझे बस थोड़ा सा नेतृत्व करना था और आप स्वाभाविक रूप से उत्साहित हो जाएंगे। आखिर आप ऐसा मौका कैसे जाने दे सकते थे? और इस प्रकार आप आज्ञाकारी ढंग से अपने आप को यहाँ ले आए। अपने अगले जीवन में अच्छा होगा कि तुम एक बात याद रखो, काम करते समय बहुत अधीर न हो। तुम्हें अपने दिमाग का थोड़ा और इस्तेमाल करना चाहिए। यू चे, ठीक है, जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह कहा जा चुका है। अब आप शांति से मर सकते हैं। म्यूहान्या की 5 उंगलियां धीरे धीरे खुल गईं क्योंकि उनके चेहरे की विशेषताएं बेहद मुड़ गईं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मरने नहीं दूंगा। अन्यथा मरने के बाद तुम मेरी योजनाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं दिखोगे। मु हन्नी के शब्द अभी गिरे नहीं थे और वह अचानक आगे बढ़ गया। उसकी 5 उंगलियां, जिनके बीच में नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, सीधे यू चे के गले पर निशाना साध रही थी। मध्य चरण के दिव्य क्लेश क्षेत्र के कृषक की शक्ति, जिसने यू चे को पूरे 2.5 लोकों से आगे कर दिया था, निस्संदेह उसे मारने के लिए पर्याप्त थी, भले ही वह उसे मुश्किल से ही मार सके। जैसे ही युन चे ने मु हन्या को पास आते देखा, उसे मौत की ठंडी आभा महसूस हुई। हालांकि जैसे ही उनकी आंखें अविश्वसनीय रूप से अंधेरी और ठंडी हो गईं, प्रकाश की एक किरण अचानक चमक उठी। स्टार भगवान की टूटी हुई छाया। टकराना। मु हन्नी की हथेली और उंगलियां तुरंत यू चे की छवि को फाड़कर बैरियर से टकरा गईं। नीली रोशनी से बैरियर थोड़ा कांप गया, लेकिन ढहने का कोई संकेत नहीं दिखा। वास्तव में शीर्ष पर एक भी दरार दिखाई नहीं दी। ये कभी नहीं सोचा था कि युन चे उसके हमले से बचने में सक्षम होगा। म्यू हन्नी एक पल के लिए स्पष्ट रूप से चकित हो गया। इसी समय बैरियर के भीतर एक ड्रैगन की गहरी नीली छवि चमकी, जिसके बाद स्वर्ग को हिला देने वाली, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली गर्जना हुई, जिससे पूरा क्षेत्र कांप उठा। गर्जन। ड्रैगन गॉड डोमेन। ड्रैगन गॉड डोमेन यह एक भयानक क्षेत्र था जो यू चे के पास अपने से 3 या अधिक महान क्षेत्रों के दुश्मनों को दबाने का एकमात्र तरीका था। दिव्य क्लेश क्षेत्र के साधकों को भूल जाए, यहाँ तक कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के गहन साधक भी इसका पूरी तरह से विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। ड्रैगन भगवान की सच्ची आत्मा से उत्पन्न एक बेजोड़ शक्ति ने मु हन्नी को ऐसा महसूस कराया मानो उसकी आत्मा पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो। उसकी दृष्टि अचानक सफेद हो गई क्योंकि कमजोरी और भय की एक अभूतपूर्व भावना उसके दिल में तेजी से उभर आई। और इस समय युन चे ने प्रकाश की एक बोल्ट की तरह आगे की ओर कदम बढ़ाया। उसका बायां हाथ आकाश के जहर मोती से एक हरे रंग की चमक के रूप में बाहर निकला। उसकी हथेली में एक सूती और रेशेदार, फिर भी तरल, लाल बिंदी स्काई पॉइजन पल से निकलकर म्यू हन्या के चेहरे पर आ गई। जैसे ही लाल बिंदु मु हन्नी से टकराया, वह तुरंत उसकी त्वचा और 7 छिद्रों के माध्यम से उन्माद में प्रवेश कर गया, जैसे कि उसे अचानक चेतना प्राप्त हो गई हो। पलक झपकते ही वह गायब हो चुका था। ड्रैगन गॉड डोमेन को हटाते हुए यू चे पीछे की ओर पलटा और फिर बैरियर के दूसरी तरफ उतरा। जैसे ही वह उतरा, उसका शरीर थोड़ा हिल गया क्योंकि उसकी दृष्टि
धुंधली हो गई थी। सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा का बिना सोचे समझे उपयोग कर लिया था। हालांकि ड्रैगन गॉड डोमेन केवल कई सांसों तक कायम रहा था, लेकिन इसने उसकी आत्मा की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का उपभोग कर लिया था। हालांकि उसके चेहरे पर एक गहरी उदासीन मुस्कान मौजूद थी। म्यू हान्या की दोनों पुतलियां भय और सदमे से तुरंत सिकुड़ गईं। वह अभी मुड़ा ही था कि वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अत्यधिक दर्द और घबराहट के भाव अचानक उभर आए। फिर उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया और वह बेतहाशा इधर उधर लौटने लगा और ऐंठने लगा। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कर्कश और तीखी थी और वह लगातार चिल्ला रहा था जैसे कि वह दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सहन कर रहा हो। आह 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 आह, तुमने क्या किया? तुमने आह आह। ये सींग वाले अजगर की सांस है, यू चे ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह। इन दो बर्फीले ठंडे शब्दों के कारण म्यू हान्या की पुतलियां अचानक कई गुना बड़ी हो गईं और लाल रंग के खून के निशान अचानक उसकी आंखों के सफेद हिस्से में फैल गए। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में हर कोई जानता था कि म्यू बिंग्यून को जिस चीज से लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वह सींग वाले ड्रैगन की सांस थी। इसकी विषाक्तता इतनी भयावह थी कि म्यू बिंग्यून जैसा दिव्य संप्रभु क्षेत्र का पावरहाउस भी लगभग मर गया था। ये कुछ ऐसा कैसे हो सकता है जिसे म्यू हान्या सहन कर सके? ये संभव नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मानो म्यू हान्या की आत्मा में अनगिनत राक्षस घुस रहे थे। उसे अत्यधिक दर्द और भय महसूस हो रहा था। उसने एक और कर्कश दहाड़ लगाए और फिर यूं चे की ओर झपटा, लेकिन ठीक उसी समय जैसे ही उसने अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित करने की कोशिश की, सींग वाले ड्रैगन की सांसों की विषाक्तता अचानक भड़क उठी और अधिक तीव्र हो गई। मानो अचानक उसके हृदय में गोली लग गई हो। वह बुरी तरह दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अत्यधिक दर्द के कारण जमीन पर लुढ़कते समय उनका पूरा शरीर सिकुड़ गया। उनकी मूल रूप से सफेद त्वचा जल्द ही फीकी लाल हो गई, क्योंकि उनके शरीर पर गहन ऊर्जा और जीवन शक्ति की आभा तेजी से बहते पानी की तरह उनके शरीर से बिखर गई। यूं चे की आंखों के सामने सींग वाले ड्रैगन की सांसों की भयावह विषाक्तता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थी। सींग वाले ड्रैगन की सांसों की अत्यधिक विषाक्तता के तहत दैवीय क्लेश क्षेत्र का एक गहन कृषक, जो कभी स्नो सॉन क्षेत्र में अपनी पीढ़ी के साथियों में नंबर 1 था, पूरी तरह से शक्तिहीन स्थिति में आ गया था, जैसे कि वह कोई हो असहाय लावा। ऐसा लगता है कि स्थिति वैसी नहीं बनी जैसी आपने उम्मीद की थी। युन चे शांति से और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें उदासीन और दया के निशान से रहित थीं और उसने कहा, म्यू हान्या, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे आपसे केवल पछतावा और आत्मह्रास महसूस हुआ और कभी भी मेरे प्रति कोई नफरत और अस्वीकृति महसूस नहीं हुई। विशेष रूप से आइस विंड एम्पायर की सड़क पर जब आपने अपना दिल और आत्मा मेरे सामने प्रकट की, तो ऐसे कई क्षण आए जब मुझे लगभग विश्वास हो गया कि आप व्यापक विचारों वाले हैं और शांति से सब कुछ स्वीकार करने में सक्षम हैं। अपनी भावनाओं को छिपाने की आपकी क्षमता उत्तम और बेजोड़ है, यहाँ तक कि मैं भी इसे हासिल नहीं कर सकता। हालांकि चाहे आपने कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न किया हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं यह विश्वास करने के लिए निर्दोष और अनुभवहीन हो जाऊं कि आपके मन में मेरे प्रति कोई नफरत नहीं है। इसकी संभावना और भी अधिक नहीं है कि मैं इतना मूर्ख होऊंगा कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किए जाने पर जो मुझसे इतना नफरत करता है, बिना सुरक्षा गार्डों के अकेले ऐसी सुनसान जगह पर आऊंगा। युन चे म्यू हान्या के सामने रुका और थोड़ा नीचे झुका और उसने मजाक में कहा, ऐसा लगता है कि अधीर व्यक्ति में नहीं बल्कि आप थे। अपने अगले जीवन में अच्छा होगा कि तुम एक बात याद रखो, काम करते समय बहुत अधीर न हो। तुम्हें अपने दिमाग का थोड़ा और इस्तेमाल करना चाहिए। जिन शब्दों के साथ म्यू हान्या ने पहले युन चे का मजाक उड़ाया था, वे पूरे शब्द उसे वापस दे दिए गए थे। तुम म्यू हान्या की आंखें इस हद तक खून से लथपथ हो गई थीं कि फूटने की स्थिति में आ गई थीं। उनके संघर्ष भी लगातार फीके और कमजोर होते जा रहे थे। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ये जगह वास्तव में किसी को मारने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त है, चाहे आप मुझे मारे या मैं आपको मारूं। युन चे ने रुखाई से कहा, म्यू हान्या, तुमने सचमुच अपनी कब्र के रूप में उपयोग करने के लिए एक आदर्श स्थान चुना है। अन्यथा मुझे तुमसे छुटकारा पाने का अवसर और कारण ढूंढने के लिए अपने मस्तिष्क और ऊर्जा का अधिक उपयोग करना पड़ता, एक सांप जो मुझे किसी भी समय काट सकता है। तुम म्यू हान्या की संघर्षरत उंगलियां अब तक विकृत हो चुकी थीं। उसकी आवाज इतनी कर्कश और कमजोर हो गई थी कि उसे स्पष्ट रूप से सुनना असंभव था। हालांकि उन्हें जहर दिए जाने के बाद 10 सांसें भी नहीं गुजरी थी, लेकिन उनके शरीर का रंग पूरी तरह से बदल गया था।
खासतौर पर उनकी आंखों की पुतलियां गाढ़े खून के रंग में बदल गई थीं। मैं आपको मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, साथ ही मुझे आपको मारने का अवसर और कारण भी देता हूँ। अब मैं स्पष्ट विवेक के साथ इस किलिंग सीन को हटा सकता हूँ। हम धन्यवाद के रूप में मैं उदार होऊंगा और आपको दो के बारे में बताऊंगा चीजें। सबसे पहले यू चे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मास्टर द्वारा मुझे म्यू फिक्स्यू देने के पीछे एक विशेष कारण है। इसलिए भले ही आप वास्तव में मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य बन गए हो, फिर भी वह आपको फिक्स्यू नहीं देगी। आपका दावा है कि मैंने आपकी फिक्स्यू छीन ली है, पूरी तरह से हास्यास्पद और निराधार। ओह आह, म्यू हान्या ने अपना मुंह पूरा खोला जैसे ही खून का लाल रंग का झाग बाहर बहने लगा। अत्यधिक विषैले जहर के कारण उसके सारे दांत गल गए थे। दूसरा, युन चे नीचे बैठ गया और एक मंद उपहास के साथ बोला, आपके शरीर में सींग वाले ड्रैगन का जहर मुझे व्यक्तिगत रूप से मास्टर द्वारा दिया गया था जब मैं यहाँ के लिए निकल रहा था। यह अनुमान लगाने की कोशिश करें कि मास्टर ने विशेष रूप से मुझे क्यों बुलाया था यहाँ आइस विंड एम्पायर को, और मुझे इतना जहरीला जहर भी सौंप दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मुंह हन्या का मुड़ा हुआ शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी चमकहीन आंखों में अब तक का सबसे भयभीत और हताश रूप सामने आया जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं दिखाया था। आपने सोचा होगा कि आपका प्रदर्शन त्रुटिहीन था, लेकिन मास्टर एक महान राजा है जो 10,000 वर्षों से जीवित है। यहाँ तक कि मेरे जैसा चतुर व्यक्ति भी उसके सामने विनम्र व्यवहार करेगा, उसे धोखा देने का जरा भी विचार मन में नहीं लाएगा। करो, तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारे विचारों और योजनाओं को समझ नहीं पाएगी? आज अगर मैं सचमुच इस स्थान पर मर गया होता तो गुरुजी तुम्हें अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, जैसा कि तुम धोखा दे रहे हो। इसके विपरीत एक और भी दुखद अंत तुम्हारा इंतजार कर रहा होता। म्यू हनी का मुंह खुलते ही कांप उठा, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकली। उसका मुड़ा हुआ शरीर अब और संघर्ष करने में सक्षम नहीं लग रहा था, क्योंकि वह समय समय पर केवल ऐंठन करता था। गलती से ट्रिगर होने वाले तंत्र पर दोष मढ़ने के लिए आपके द्वारा प्रस्तावित योजना वास्तव में बहुत अच्छी है, और मुझे ये बताने के लिए भी धन्यवाद देना होगा कि आपके रक्त का उपयोग करके क्विलिन हॉर्न को सील करने वाली गहरी संरचना को निष्क्रिय करना संभव है। अन्यथा मुझे निश्चित रूप से बहुत सारा समय और ऊर्जा लगानी होगी। यूं चे ने उससे ठंडी और उदासीन मुस्कान दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अत्यधिक जहरीली सांस तेजी से बैरियर के अंदर फैल गई और म्यू हान्या पहले ही अपनी 5 इंद्रियां खो चुका था। उसके पास युन चे द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों को स्पष्ट रूप से सुनने का कोई तरीका नहीं था। विषैले जहर ने उसके पूरे शरीर को दूषित कर दिया था। वह पूरी तरह से शांत होने से पहले थोड़ी देर के लिए तीव्रता से हिल गया। आखिरकार सींग वाले अजगर की सांस के कारण उसकी दुखद मौत हो गई। जैसे ही स्काई पॉइजन पल ने अपनी शक्ति छोड़ी और म्यू हान्या की लाश पर मौजूद जहरीले जहर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, यू चे ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। बाद में उन्होंने बैरियर के अंदर फैली जहरीली सांस को भी शुद्ध किया, जिससे सींग वाले ड्रैगन के जहर का कोई निशान नहीं बचा। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चुपचाप लेटी हुई मुंह हन्नी की लाश पर आखिरी नजर डाली। धीमी आवाज में कहने से पहले उसने आराम की भारी सांस ली, वह सचमुच एक भयानक व्यक्ति था। उन्होंने जुवानयुवान वेंटियन को याद किया। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि जुवानयुवान वेंटियन एक बेहद भयानक व्यक्ति था और एकमात्र व्यक्ति भी था जिसने उसे कई बार अपनी जान गंवाने के करीब ला दिया था। लेकिन म्यू हान्या 30 साल की भी नहीं थी और उसकी चतुराई और योजना बनाने की क्षमता इस हद तक पहुंच गई थी। यदि वह निचले दायरे में रह रहा होता और जुवानयुवान वेंटियन जितना लंबा रहता, तो वह निश्चित रूप से बाद वाले की तुलना में और भी अधिक भयभीत व्यक्ति बन जाता। यह अफसोस की बात थी कि उन्हें अवसर नहीं मिला। युन चे पूरी तरह से समझ गई थी कि मू जुआनेन ने शुरू में मू हनी को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला क्यों किया था, अपने षड्यंत्रकारी दिमाग और साधनों से। लेकिन अब जब उसने युन चे को चुना था, तो मू हन्या की बेहद षड्यंत्रकारी प्रकृति स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक खतरा बन गई होगी। वह चाहती थी कि यू चे न केवल किलिन हॉर्न पाने के लिए आइस विंड एम्पायर में जाए, बल्कि उसे संभावित खतरे म्यू हानी की देखभाल करने भी दे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास की सीलिंग बाधा गायब होने में कितना समय लगेगा। इससे पहले मू हनी ने अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला किया था, लेकिन इस पर एक भी दरार नहीं आई। इसलिए यू चे के लिए जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना पूरी तरह से अनावश्यक था। वह बैरियर के ठीक सामने आया और अपने दोनों हाथ फैलाने से पहले एक गहरी सांस ली। उसके बाएं हाथ पर बर्फ चमक रही थी और उसके दाएं हाथ पर आग की लपटें चमक रही थीं। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया।
लंबे समय तक शांत रहने के बाद बैरियर के भीतर अचानक एक उन्मादी हवा की धारा उत्पन्न हुई, जिससे बर्फ की चमक और आग की लपटों की चमक और भी तेज हो गई। जिस ठंडी और जलती हुई ऊर्जा को एक दूसरे को घेर लेना चाहिए था और खत्म कर देना चाहिए था, वह नियमों के खिलाफ जाकर एक दूसरे में उलझ गई। इसके बाद वे विलीन हो गए और स्वर्ग के नियमों और नियमों से हटकर एक आभा धीरे धीरे अस्तित्व में आई। युन चे ने फिर से अपनी आंखें खोलने से पहले काफी समय बीत गया। उसकी हथेली के मध्य में बर्फ जैसी नीली ज्वाला शांति से जल रही थी। आग की लपटों के उपयोग और नियंत्रण में उनकी उपलब्धियां हमेशा बहुत तेज गति से बढ़ी थीं। चूंकि उन्होंने वर्तमान में आइस फीनिक्स ब्लडलाइन भी प्राप्त कर ली थी, बर्फ की लौ की शक्ति जो आग की लपटों और बर्फ के सम्मिलन से उत्पन्न हुई थी, स्वाभाविक रूप से एक बड़ी वृद्धि का अनुभव करेगी। युन चे ने धीरे से बर्फ की लौ को उठाया और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है कि यह मेरी सीमा है। इससे निपटने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। उसने बर्फ की लौ को आगे बढ़ाया, जिससे वह अवरोध के संपर्क में आ गई। बिना कोई आवाज किए पृथक करने वाली बाधा में तुरंत एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, जिसे म्यू हन्याई भी बलपूर्वक तोड़ने में सक्षम नहीं था। यह आग की लपटों के संपर्क में आने वाले बर्फ के टुकड़े के समान था। तुरंत पूरा बैरियर तीव्रता से हिल गया, क्योंकि उसकी ऊर्जा खुले छेद से फैलने लगी। इसके तुरंत बाद यह एक कर्कश ध्वनि के साथ टूट गया और ऊर्जा के खंडित टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। युन चे ने चारों ओर देखा, यह विचार करते हुए कि उसे मुंह हन्नी की लाश को किस तंत्र में फेंकना चाहिए। परंतु थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने यह विचार त्याग दिया। युन चे की मौत के पीछे का कारण बताने के लिए म्यू हन्याई के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना संभव था, लेकिन युन चे के लिए भी ऐसा करना बिल्कुल अनुपयुक्त था। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि मुंह हन्नी राजकोष के तंत्र से विशेष रूप से परिचित थे, उनका शरीर अत्यधिक जहरीले जहर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में ऐसा प्रतीत करना कि किसी तंत्र द्वारा मारा गया सवाल से बाहर है। ठीक है, मुझे उसकी लाश को अपने साथ ले जाना चाहिए। अन्यथा अगर वे उसे मृत पाते और साथ ही किलिनसीन भी गायब हो जाता, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती कि उन्हें मेरी संलिप्तता पर संदेह होता। आखिरकार मैं निश्चित रूप से हूँ, केवल एक म्यू हन्या ही स्वेच्छा से इस स्थान पर लाएगा। यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि दोनों को एक साथ गायब कर दिया जाए, जिससे ये प्रतीत हो कि म्यू हनी ने किलिनहॉर्न के साथ शाही महल छोड़ दिया है। जहाँ तक कारण की बात है, वे जो चाहे सोच सकते हैं। उसने तुरंत मुंह हन्या की लाश को जमा नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ गया, बैंगनी रंग के दिव्य क्रिस्टल के विशाल ढेर की ओर, जो गहन रोशनी से चमक रहे थे। बैंगनी पत्थर, बैंगनी क्रिस्टल और बैंगनी जेड ईश्वर क्षेत्र में मुद्राएं थीं। चूंकि युनचे को इस क्षेत्र में आए हुए काफी कम समय हुआ था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसके पास धन की दयनीय कमी थी। आइस फीनिक्स पैलेस में उन्हें अभी भी हर महीने 5000 बैंगनी पत्थर मिलते थे, लेकिन म्यू जुआनिन के प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद वह वास्तव में पूरी तरह से टूट गए थे। चूंकि वह निश्चित था कि यह क्षेत्र तंत्र और गहन संरचनाओं के अस्तित्व से मुक्त था, युनचे बिना किसी चिंता या भय के बड़े कदमों से चलता रहा। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई और तुरंत बैंगनी क्रिस्टल के पहाड़ के आकार के ढेर और सावधानी पूर्वक सीलबंद बैंगनी जेड को अपने स्काई पॉइजन पल में संग्रहित कर लिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसने कितनी वस्तुएं संग्रहित की थीं, लेकिन यह निश्चित था कि यह एक अत्यंत बड़ी संपत्ति होगी, क्योंकि यह स्थान एक राष्ट्र के शाही परिवार का खजाना था। फिर युनचे ने अपनी दिशा बदल दी और विभिन्न प्रकार की कीमती छर्रों और स्पिरिट दवा से भरे सभी जेड बक्सों को अपने स्काई पॉइजन पल में संग्रहित कर लिया। ये केवल राजकोष का एक कोना था, लेकिन उसने लालच से काम नहीं लिया और क्षेत्र में सब कुछ संग्रहित करने के बाद और अधिक की तलाश करना बंद कर दिया। उस स्थान के चारों ओर तंत्र और गहन संरचनाएं छिपी हुई थीं, इसलिए यदि वह जितना संभव हो उतना खजाना प्राप्त करने की कोशिश करते समय लापरवाही से उनमें से किसी को भी ट्रिगर कर देता, तो उसे अकल्पनीय रूप से भयानक अंत का सामना करना पड़ता। इतनी बड़ी मात्रा में बैंगनी क्रिस्टल और बैंगनी जेड के साथ युचे को तुरंत अपने दिल में आश्वासन की भावना महसूस हुई। वह मुहान्या की लाश के सामने लौटा और अपनी उंगली उसकी ओर घुमाई। तुरंत लाश में एक आंसू खुल गया। कुछ गहरे लाल रक्त के मोती उड़कर युचे की उंगलियों पर तैरने लगे। वह धीरे धीरे उस गहरी संरचना तक चला गया जिसने किलिनसीन को सील कर दिया था। जैसे जैसे गहरे गठन ने हलीडोम को भीतर सील कर दिया, ये स्पष्ट था कि यह बेहद दृढ़ था। ये स्पष्ट नहीं था कि बर्फ की लौ भी इसे तोड़ सकती है या नहीं। युचे ने एक बार फिर विशाल बर्फ नीले किलिनहॉर्न का आकार बढ़ाया। उसने अपनी उंगली को झटका दिया, जिससे म्यू हनी से प्राप्त कुछ रक्त मोती सीलिंग गहरे गठन पर हल्के से गिर गए।
जब रक्त के कण गहन संरचना के संपर्क में आए तो एक क्षण के लिए हल्की लाल रोशनी चमकी, जिसके बाद वे पूरी तरह से संरचना में व्याप्त हो गए। उसी समय गहरे गठन से एक दबी हुई धात्विक ध्वनि आई, जैसे नीले रंग से एक लाल निशान दिखाई दिया। केंद्र के रूप में लाल निशान के साथ पूरी संरचना दो हिस्सों में विभाजित हो गई, धीरे धीरे बगल में खुल गई। संरचना पूरी तरह से खुलने के बाद वह सीधे किलिन सीन को देख सकता था, जो 80,000 वर्षों से अधिक समय से आइस विंड साम्राज्य में मौजूद था। ऐसा लगता है कि आइस विंड एम्पायर के पास काफी उच्च स्तरीय गहन निर्माण मास्टर है। युन चे ने भावुक होकर आह भरी। जैसे ही वह हल्की हरकतों के साथ आगे बढ़ा, उसका शरीर ऊपर तैरने लगा। वह धीमी गति से किलिन हॉर्न के पास पहुंचा और अंततः उस चीज को अपनी हथेली से महसूस किया। ये छूने में बेहद कठोर था, लेकिन तापमान से रहित था। इतनी ठंड भी महसूस नहीं हुई जैसी उसे उम्मीद थी। हालांकि वह एक अभूतपूर्व विचित्र भावना को हल्के से महसूस कर सकता था, जो प्राचीन काल से आती हुई प्रतीत होती थी। जाहिर तौर पर किलिन हॉर्न की जांच करने का ये सही समय नहीं था। युन चे की हथेली के हल्के से खींचने के संकेत के साथ 10 मीटर लंबे किलिन सीन को चूसा गया और स्काई पॉइजन पल में लाया गया। जैसे ही उसने स्काई पॉइजन पल में प्रवेश किया, नीचे से गहन ऊर्जा का एक झोंका बाहर आया। युन चे की भौहें तन गईं। ओह, गोली मारो। उस स्थान के नीचे से जहां किलिन हॉर्न पहले रखा गया था, एक गगनभेदी धात्विक ध्वनि के साथ एक गहरा प्रकाश आकाश की ओर उठा। लगभग उसी क्षण राजकोष में गहरी रोशनी पागलपन से चमकी, जिससे सभी चेतावनी देने वाली गहरी संरचनाएं सक्रिय हो गईं, जिन्होंने चमकदार रोशनी और सायरन इतनी जोर से जारी किया कि इसे कुछ हजार किलोमीटर दूर से सुना जा सकता था। धिक्कार है। युन चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। न केवल किलिन सीन को एक गहरी संरचना में सील कर दिया गया था, बल्कि इसके नीचे एक अलग गहरी संरचना भी छिपी हुई थी। जब तक किलिन हॉर्न को उसके स्थान से हटा दिया जाता है, तब तक अन्य गहरी संरचनाएं सक्रिय हो जाएंगी, साथ ही खजाने में सभी संरचनाएं तुरंत सक्रिय हो जाएंगी। युन चे ने अपने दांत पीस लिए। आइस विंड इंपीरियल परिवार किलिन हॉर्न की सुरक्षा के बारे में जितना उसने सोचा था, उससे कहीं अधिक सावधान था। निस्संदेह न केवल शाही महल, बल्कि संपूर्ण आइस विंड इंपीरियल सिटी भी इस समय चिंतित हो गई होगी। बाहर के गार्ड, बड़ी संख्या में शाही महल के विशेषज्ञ और यहाँ तक कि स्वयं फेंग हुइटा भी किसी भी समय आ जाएंगे। उनके आने से पहले मेरे पास निकलने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। म्यू हनरी ने पहले कहा था कि केवल वह, फेंग हुइटा और फेंग होंगे ही राजकोष के गुप्त रास्ते के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि बाहर निगरानी रखने वाले गार्डों को भी, जो स्थान के सबसे करीब थे, मुख्य प्रवेश द्वार से आना होगा। अतः गुप्त मार्ग से निकलने के लिए पर्याप्त समय था। युन चे जल्दी से शांत हो गया। फिर वह मू हन्नी की लाश को ले जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी हरकतें अचानक रुक गईं, क्योंकि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ गहरे लाल खून के धब्बों के अलावा उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था। मू हन्नी की लाश गायब हो गई थी। यह इतना चौंका देने वाला था कि यू चे को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक महसूस हुई। कौन है वहाँ? यदि उसकी लाश सींग वाले अजगर के जहरीले जहर से पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो यू चे अभी भी किसी तरह इस तथ्य को स्वीकार कर सकता था। हालांकि उसने अपनी लाश पर मौजूद सभी जहरीले जहर को शुद्ध करने के लिए स्काई पॉइजन पल का इस्तेमाल किया था, ताकि सींग वाले ड्रैगन की सांस के किसी भी निशान को छोड़ने से बचा जा सके। तो लाश का हवा में गायब हो जाना कैसे संभव था? इसके अलावा उन्होंने अब तक किसी अन्य व्यक्ति की आभा की खोज नहीं की थी। किसी ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। राजकोष से चेतावनी की ध्वनि निकलने के कारण वह अपनी आवाज की प्रतिध्वनि भी नहीं सुन सका। बाहर के गार्ड किसी भी समय अंदर आ सकते हैं। युन चे ने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग शुरू करते ही अचानक अपने दांत पीस लिए। अपनी स्मृति में मार्ग का अनुसरण करते हुए वह अपनी सबसे तेज गति से प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। गुप्त मार्ग का द्वार अभी भी खुला था। युन चे थोड़ा भी धीमा हुए बिना गुप्त रास्ते पर चला गया, लेकिन रास्ते में दौड़ते समय उसने दृढ़ता से अपने दांत पीस लिए। राजकोष में उन दोनों के अलावा भी कोई था। इसके अलावा यह इतना भयानक व्यक्ति था कि वह उनकी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ था। यदि वे हर समय यहाँ मौजूद थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने वह सब कुछ देखा जो उसने किया था, जिसमें स्काई पॉइजन पल और बर्फ की लौ की शुद्धि भी शामिल थी? वे राजकोष के अंदर क्यों थे और किस कारण से वे म्यू हान्या की लाश ले गए? ये किसने किया? युन चे तेजी से अंधेरे में चला गया। हालांकि बाहर निकलने पर वह धीमा हो गया और अपनी आभा को तेजी से वापस लेने के लिए हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग का उपयोग किया। दूर से विभिन्न आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन प्रवेश द्वार के बाहर औषधि उद्यान क्षेत्र में कोई असामान्यता नहीं दिखी।
ये निर्णय लेने पर कि यह सुरक्षित है, यू चे छिपी हुई बहती बिजली को बनाए रखते हुए धीरे धीरे और चुपचाप बाहर निकल गया। वह सावधानी से अंधेरे में आगे बढ़ता रहा जब तक उसने पुष्टि नहीं कर ली कि वह औषधि उद्यान की रक्षा करने वाले गहरे जानवर की धारणा सीमा से बाहर था। फिर वह अचानक तेज हो गया और सीधे आइस मैडन पैलेस की ओर दौड़ पड़ा। मूल रूप से शांत और मौन आइस विंड इंपीरियल पैलेस पहले से ही शोर और कोलाहलपूर्ण हो गया था, क्योंकि पक्षियों के बड़े झुंडों की तरह आकृतियों के समूह खजाने की ओर आ रहे थे। राजकोष के चारों ओर मूल रूप से अंधेरा क्षेत्र अब विभिन्न गहन रोशनी से जगमगा उठा था। किसी ने राजकोष में सेंध लगा दी थी। बर्फीले पवन साम्राज्य के हजारों साल लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, और इससे पूरा शहर स्तब्ध रह गया था, क्योंकि महल के भीतर आधे से अधिक शिखर अभ्यासकर्ता इसकी ओर चले गए थे। यू चे की भौहें तन गईं, क्योंकि उसने अपनी पूरी क्षमता से हिलती हुई आकृतियों से परहेज किया और धीरे धीरे शाही महल की सीमाओं के करीब पहुंचा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किलीन सीन को हटाने से उसके नीचे गहरा निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन यह उसे घबराने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे चिंता का कारण मुंह हन्नी की लाश थी, जो गायब हो गई थी। जैसे ही आइस मैडन पैलेस की रोशनी उसकी नजरों में आई, युनचे के कदम अचानक धीमे हो गए और वह सीधे उसी स्थान पर रुक गया और खजाने की दिशा में देखने के लिए मुड़ गया। कुछ ही समय बाद पीछे से कई तेज कदमों की आवाज उसकी ओर आई। समूह का नेतृत्व करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि फैंग हुएटा और फैंग हेंज थे। जहां तक उनके पीछे आने वाले समूह की बात है, इसमें लगभग 20 लोग शामिल थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी और वे सभी कवचहीन थे। प्रत्येक व्यक्ति की आभा अविश्वसनीय रूप से घनी थी और उनकी आंखें किसी के दिल में घुसने के लिए काफी तेज लग रही थीं। युनचे को देखकर फैंग हुएटा और फैंग होंगे तुरंत उसका स्वागत करने के लिए निकले, क्योंकि फैंग हुएटा ने दूर से चिल्लाकर कहा, यंग युन। युनचे ने पलटकर पूछा, बर्फीले पवन सम्राट, इस बड़े हंगामे का क्या कारण है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दुश्मन घुस आया हो? फैंग हुएटा करीब चला गया, फिर कमर को थोड़ा झुकाते हुए उसने जवाब दिया, मेरा शाही खजाना वहां स्थित है। इसकी बहुत सख्ती से रक्षा की जाती है, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में अंदर घुसने की कोशिश करेगा। यंग युन की नींद में भी खलल डालने के लिए ये छोटा राजा वास्तव में शर्मिंदा है। जब ये छोटा राजा घुसपैठिए को पकड़ लेगा तो उनके शरीर के हजारों टुकड़े कर दिए जाएंगे। शाही पिता, फैंग होंगे ने उत्सुकता से टोकते हुए कहा, चूंकि चोर उस गहन संरचना को सक्रिय करने में सक्षम था, इसका मतलब है कि वे पहले ही खजाने में प्रवेश कर चुके हैं। उनके लिए गार्डों की कई परतों से बचते हुए प्रवेश करने का मतलब है कि उनका कौशल कोई छोटी बात नहीं है। यह अभी भी सबसे अच्छा है अगर शाही पिता कोई जोखिम न ले। फिलहाल 1 लाख गार्ड पहले ही राजकोष क्षेत्र को घेर चुके हैं। अगर चोर के पंख भी बढ़ जाएं तो भी उसका बचना मुश्किल होगा। इसके अलावा वहां मौजूद सभी उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के साथ ये निश्चित रूप से चोर को पकड़ने और उन्हें आपके सामने लाने में सक्षम होगा। फैंग होंगे ने कसम खाए। फैंग हुएटा ने कुछ देर सोचा, फिर आदेश दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। एल्डर यान, मैं अपने शाही पिता और भाई यू को आपकी देखभाल में रखूंगा। निश्चिंत रहें युवराज। फैंग हुएटा के पीछे एक ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। बोलना समाप्त करते हुए फैंग होंगे ने अपने लोगों का समूह लिया और तेजी से खजाने की ओर बढ़ गए। यंग युन, मुझे डर है कि यह यहाँ बहुत सुरक्षित नहीं होगा। आप इस छोटे राजा को अपने साथ आइस विंड मेन हॉल में वापस क्यों नहीं जाने देते? फैंग हुएटा ने कहा। एल्डर यान के अनुरक्षण के साथ यूचे फैंग हुएटा के पीछे पीछे आइस विंड मेन हॉल तक पहुंचे। हॉल के सामने का हिस्सा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा उन मेहमानों का था जो उस रात विभिन्न महलों में ठहरे हुए थे। वे सभी मूर्खतापूर्ण तरीके से चौंक गए थे और डरे हुए थे, और उन्हें उनके अपने गार्डों द्वारा वहां ले जाया गया था। महान महल के चारों ओर विशेषज्ञों की 3 परतें थीं, और महल के भीतर ही अन्य 3 परतें थीं। बचाव वास्तव में बिना किसी छेद के था। युनचे को देखते ही म्यू शियाओलन उसके पास आई और उसका स्वागत किया और उत्सुकता से पूछा, युनचे, क्या तुम ठीक हो? संभवतः मेरे साथ क्या हो सकता है? युनचे ने लापरवाही से उत्तर दिया। सीटू जियोंगयांग भी तेजी से आगे बढ़ा और पूछा, बर्फीली हवा सम्राट, ये क्या हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुश्मनों ने घुसपैठ की हो? एक चोर ने मेरे खजाने में सेंध लगा दी है और एक गहन संरचना सक्रिय कर दी है। फैंग हुएटा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हालांकि चिंता मत करो, चोर के बचने का कोई रास्ता नहीं है। केवल जो विघ्न उन्होंने तुम सब पर डाला है। मुझे डर है कि भले ही उन्हें हजारों टुकड़ों में काट दिया जाए, फिर भी इससे तुम्हारा सारा क्रोध शांत नहीं होगा।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे ने दूर नहीं देखा क्योंकि वह जानता था कि फेंग हुइटा के लिए ये संदेह करना असंभव था कि जिस व्यक्ति ने राजकोष के भीतर गहन संरचना को सक्रिय किया था वह एक गुप्त मार्ग से प्रवेश किया था और बाहर निकल गया था जो केवल शाही के साथ खुला था खून। फेंग हुइटा के लिए ये जानना असंभव था कि चोर बहुत पहले ही भाग चुका था। जब महल के सामने के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो उत्तर दिशा से लगातार अराजकता की आवाजें आ रही थीं। महल के सभी रक्षक बेहद तनाव में थे, जैसे कि वे किसी भी समय किसी दुश्मन का सामना करने वाले हों। जैसे जैसे समय बीतता गया, फेंग हुइटा नजरें घुमाता और फिर अपने हाथ में मौजूद साउंड ट्रांसमिशन जेट के माध्यम से एक ध्वनि ट्रांसमिशन भेजता। उसने अनगिनत बार ऐसा किया और हर बार उसकी भौहों के बीच चिंता और संदेह की मात्रा बढ़ती गई। अंत में वह इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने निर्णायक रूप से कहा, जल्दी से किसी को 13वें राजकुमार के महल में भेजो। यदि वह अपने महल में नहीं है तो उसकी तलाश में लोगों को भेजो। जब वह मिल जाए तो वह तुरंत मेरे पास आए और मुझसे मिले। एल्डर यान, जो हमेशा फेंग हुइटा के ठीक पीछे रहते थे, की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, 13वें राजकुमार के स्वभाव के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो वह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति होते, फिर भी वह अभी तक आज रात सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रसारण द्वारा भी उससे संपर्क नहीं किया जा सकता। ये वास्तव में अजीब है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फेंग हुइटा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बिंदु पर उनकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। इस बिंदु पर मु जियाओलिन के दिल में एक रेंगने वाला संदेह उभर आया। इस पूरे समय के दौरान वह यूचे से नजरें चुरा रही थी और इस समय उसे एहसास हुआ कि जब से यूचे आया था उसकी भौहें ऐसे सिकुड़ गई थी जैसे कि ताला लग गया हो। इसके अलावा उसकी आंखों का भाव भी असामान्य और फोकसहीन था। इस प्रकार मु जियाओलिन ने अपना हाथ बढ़ाया और यूचे की आंखों के सामने लहराया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? यूचे ने जवाब देते हुए थोड़ा सा बगल की ओर झुकते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैं केवल एक अजीब मामले के बारे में सोच रहा हूँ। अजीब बात है। इसी समय उनके सामने माहौल अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि अविश्वसनीय रूप से अशांत और असामान्य आभा वाली 10 आकृतियां तेजी से उनके पास आ गईं। आर रॉयल फादर फेंग हेंज ने आसमान में छलांग लगाए और फिर तुरंत फेंग हुइटा के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि अंधेरा ये स्पष्ट था कि उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, जैसे कि वह अविश्वसनीय रूप से बीमार हो गया हो। और ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जहां तक उनके साथ आए 10 विशेषज्ञों की बात है तो उन सभी के चेहरे अत्यधिक घबराहट से स्पष्ट रूप से ढके हुए थे। फेंग हुइटा का दिल बैठ गया और वह चिल्लाया, क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि चोर भाग गया हो? रॉयल फादर फेंग हेंज की आवाज अचानक डर गई और उन्होंने आधा रोते हुए कहा, हेलिडोम चोरी हो गया है और चोर का कहीं पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा क्या चून की गहन संरचना सक्रिय हो गई थी? ये स्पष्ट था कि किलिनहॉर्न ले लिया गया था। इस प्रकार फेंग हुइटा ने पहले से ही इस समाचार के लिए खुद को तैयार कर लिया था। हालांकि ये सुनकर उसके लिए बहुत बड़ा झटका लगा कि चोर बिना किसी सुराग के गायब हो गया, जिसका अर्थ है कि वे उन्हें पकड़ने में असमर्थ थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फेंग होंगे का कंधा पकड़ लिया। उसकी पुतलियां अपनी अधिकतम सीमा तक फैल गईं और उसने पूछा, और क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फेंग होंगे की अभिव्यक्ति दुख में बदल गई और अंततः उसने अपने गले से कई दर्दनाक शब्द निकाले। मेडिसिन गार्डन में हमने खोजा एक लाश। ये हन्या थी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही फेंग होंगे ने अपने आंसू भरे शब्द कहे, उपस्थित सभी लोगों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए, जैसे कि वे सभी आकाश से वज्रपात से प्रभावित हुए हों। यूचे कोई अपवाद नहीं था क्योंकि उसने जमकर अपना सिर इधर उधर घुमाया। मुंह हन्या की लाश, मेडिसिन गार्डन, ये कैसे हो सकता था? फेंग हुइटा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे क्योंकि उसने अचानक एक अजीब सी चीख निकाली और पागलों की तरह फेंग होंगे को पकड़ना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां लगभग फेंग होंगे के मांस में घुसने लगी। क्या कहा आपने अभी क्या कहा? विभाजित लोगों का समूह एक वृद्ध अभ्यासी के रूप में एक मूक आभाहीन शरीर लेकर आगे बढ़ा और फिर उसे सावधानी से जमीन पर रख दिया। वाह, ये शरीर जो पूरी तरह से जीवन शक्ति और आभा से रहित था, जिससे पूरा विशाल हॉल स्तब्ध हो गया। हालांकि शरीर का आकार विकृत हो गया था और चेहरे पर मानवता का पूरी तरह से अभाव था, फिर भी यह स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए पर्याप्त था कि यह लाश कोई और नहीं बल्कि आइस विंड एम्पायर का 13वां राजकुमार था, जो नंबर 1 हुआ करता था। स्नो सॉन क्षेत्र की युवा पीढ़ी मुहनी वरिष्ठ भाई हनी।
म्यू जियाओलिन के हाथों ने उसके होठों को ढक लिया और उसके मुंह से एक लंबी चीख निकली। उसकी पुतलियां तीव्रता से कांपने लगी क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आह आह, फैंग हुइटा का चेहरा तुरंत चादर की तरह सफेद हो गया, मानो उस पर स्वर्गीय बिजली गिर गई हो। उसका मुंह खुल गया और उसके होंठ कांपने लगे और एक अविश्वसनीय रूप से कर्कश चीख उसके गले से निकल गई। बाद में जब वह मू हान्या की लाश के सामने घुटनों के बल गिरा तो वह कांप उठा। महाराज, बुजुर्ग यान जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन फैंग हुइटा को उठाने का प्रयास नहीं किया। उनका चेहरा भ्रम से भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि म्यू हान्या न केवल उसका बेटा था जिस पर फैंग हुइटा को सबसे अधिक गर्व था, बल्कि वह फैंग हुइटा के जीवन में गर्व का सबसे बड़ा स्रोत भी था। फैंग हुइटा के अनुसार मू हन्नी की अचानक मृत्यु निस्संदेह एक स्वर्ग तोड़ने वाली, पृथ्वी को तोड़ने वाली घटना थी। शाही पिता, गुप्त मार्ग खुल गया। चोर ने हानि को ले लिया होगा और गुप्त रास्ते से राजकोष में प्रवेश किया और बाहर निकल गया होगा। फिर हानि का उपयोग करने के बाद वे जैसे ही फैंग होंगे ने कहा, उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने के लिए अपने दांत जोर से भींच लिए। चेहरा शाही परिवार के आसपास के सभी सदस्य रो रहे थे, जबकि आमंत्रित अतिथि ये देखकर आहें भर रहे थे कि क्या हुआ। स्नो सॉन्ग दायरे में मू हन्नी की प्रसिद्धि के साथ उनकी अचानक मृत्यु न केवल आइसविंड साम्राज्य के लिए एक बड़ी बात थी, बल्कि पूरे स्नो सॉन्ग दायरे में हलचल मचाने वाली भी थी। आखिरकार म्यू हन्याय केवल एक आइसविंड प्रिंस नहीं थे, वह डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के नंबर 1 शिष्य भी थे। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के नंबर 1 शिष्य को मारने का साहस करने की हिम्मत किस में होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फैंग हुइटा इतनी जोर से कांपने लगा कि वह चौंका देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया के सबसे ठंडे नर्क में प्रवेश कर गया हो। एल्डर यान केवल फैंग हुइटा के कंधों को पकड़ सका क्योंकि उसने असहाय होकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। महामहिम, कृपया अभी बहुत अधिक शोक न करें। ये बूढ़ा अवश्य ही चोर को ढूंढ लेगा ताकि तुम 13वें राजकुमार का प्रतिशोध ले सको। इस समय फैंग हुइटा ने अचानक धीरे से अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, एल्डर यान, क्या आप जाकर हानि की जांच कर सकते हैं? क्या आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि उसे किस कारण से मारा गया? फैंग हुइटा की आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। बुजुर्ग यान ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी हथेली को बाहर निकाला और म्यू हन्नी की छाती पर रख दिया। केवल म्यू हन्नी की छाती को छूने पर उसकी हथेली तेजी से प्रकाश की तरह पीछे हट गई, जैसे सदमे की अभिव्यक्ति ने उसके चेहरे को ढक दिया। सभी की निगाहें अचानक एल्डर यान पर टिक गईं, जबकि यू चे की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। आखिर यह किस तरह की प्रतिक्रिया थी? बोलना। फैंग हुइटा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उसने एक नफरत भरा शब्द बोला, जिससे सभी के दिलों में सिहरन पैदा हो गई। एल्डर यान नामक व्यक्ति पहले से ही हजारों वर्षों से आइस विंड इंपीरियल पैलेस के भीतर था और महल का नंबर 1 विशेषज्ञ था। संपूर्ण आइस विंड साम्राज्य में कोई भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि उसका चेहरा इस समय सदमे और डर से भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि वह बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ। अंत में उसने बड़ी कठिनाई से कहा, 13वें राजकुमार को एक अत्यंत तीव्र ठंडी ऊर्जा ने मार डाला। ये देखते हुए कि उसके शरीर पर बची हुई ठंडी ऊर्जा कितनी मजबूत है, इस्तेमाल किया गया स्तर बेहद ऊंचा रहा होगा। हालांकि इसके लिए अत्यधिक उच्च स्तर की ठंडी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एकमात्र एल्डर यान ने बोलना जारी नहीं रखा, लेकिन उसकी नजर तुरंत भीड़ से हटकर यू चे पर जा टिकी। हालांकि उन्होंने अपनी बात खत्म नहीं की थी, लेकिन आंगन में मौजूद हर कोई एक साथ समझ गया कि वह क्या कहना चाहते थे। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं ने बर्फ से संबंधित गहन कलाओं की खेती की, लेकिन उच्चतम रैंकिंग निर्विवाद रूप से आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन थी। म्यू हन्नी को आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन की शक्ति से मार दिया गया था। %। यू चे का दिमाग खाली हो गया। मू हन्नी की मृत्यु स्पष्ट रूप से सींग वाले अजगर की सांस की विषाक्तता के कारण हुई थी। इसके अलावा वह निश्चित था कि वह जाकर जहर के किसी भी निशान को बाद में हटा देगा। तो यह आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन के कारण कैसे हो सकता है? इसके अलावा पूरे शाही महल के भीतर केवल 2 लोग जो आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन का उपयोग कर सकते थे, वे 2 आइस फीनिक्स शिष्य थे, म्यू जियाओलिन और यू चे। हालांकि म्यू हन्याय की तुलना में शक्ति के मामले में उन दोनों की बेहद कमी थी। उनके लिए म्यू हान्या को मारना असंभव था। यह नहीं हो सकता। फैंग होंगे बाकी सभी लोगों की तरह स्तब्ध रह गए। इसी समय फैंग हुइटा धीरे से खड़ा हुआ और उसने यू चे की ओर देखा। उसकी आंखें गीली थीं।
वह घुटन भरी शांत आवाज में बोला, मेरी हानि यहाँ मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक होशियार और सतर्क है। इसके अलावा यह उसका घर है, इतनी आसानी से उसका अपहरण कैसे किया जा सकता है? यूचे, जहाँ तक गुप्त मार्ग की बात है, बाहरी लोगों के लिए इसके बारे में जानना असंभव है, तो वे शाही परिवार के किसी सदस्य को क्यों लेंगे? गुप्त मार्ग के खुले होने की एकमात्र संभावना यह है कि हनी ने इसे स्वयं खोला और किसी को अंदर लाया। उसका कारण शायद ये सिर्फ उस व्यक्ति को हेलिडोम को देखने के लिए लाना था। फिर भी इस पूरे महल में केवल एक ही व्यक्ति है जो हानि को ऐसा करने के लिए तैयार कर सकता है। यंग ह्यून, ये छोटा राजा जो कह रहा है वह समझ में आता है ना? अंततः फैंग हुइटा एक राष्ट्र के सम्राट थे। इस प्रकार अपने एक बेटे की भारी हानि के बाद भी उसका दिमाग अभी भी भयानक रूप से स्पष्ट और जागृत था। जैसे ही उनके शब्द उनके मुंह से निकले, पूरा विशाल हॉल तुरंत शांत हो गया, मानो समय रुक गया हो। उनकी बातों का अर्थ इतना स्पष्ट था कि कोई मूर्ख भी समझ सकता था। तुरंत हर कोई स्तब्ध रह गया, जरा सा भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। जहाँ तक मेहमानों की बात है, वे सभी अपनी सांसें रोके हुए थे और धीरे धीरे और चुपचाप पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। क्या आइस विंड सम्राट का मानना है कि मैंने म्यू हन्याय को मार डाला? यूचे की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। ये छोटा राजा हिम्मत नहीं करता। फैंग हुइटा ने एक उदास हंसी छोड़ी, जो अविश्वसनीय रूप से दुखद थी, जब उसने पीले भाव के साथ एक लड़की पर अपनी नजर डाली। जिनेर, आप पूरी रात आइस मैडन पैलेस के भीतर यंग यून का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या यंग यून आज रात अच्छी नींद सोई? फैंग हानजिन का पतला शरीर पीछे की ओर सिकुड़ गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर डर से कांपती आवाज में कहा, सर यू, वह सिर्फ 1 घंटे पहले, वह पहले से ही आइस मैडन पैलेस में नहीं था। फैंग हानजिन के शब्दों ने सभी के दिलों को और भी अधिक कस दिया। 1 घंटा पहले, इस समय जो हुआ वह बहुत नाजुक था। म्यू हनी नंबर 1 आइस फीनिक्स शिष्य था, जबकि यूनचे हाल ही में ग्रेट रियलम किंग का प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत शिष्य था। अंत में यह मामला बहुत बड़ा था। इस मामले के महत्व और अंत क्या होगा, इसकी कल्पना करना उनके लिए लगभग असंभव था। हाँ, फैंग हुइटा फिर से हंसे। इस बार उसकी हंसी पहले से भी अधिक उदास थी। क्या आइस मैडन पैलेस के गार्ड यहाँ हैं? घनी आभा वाले 15 लोग आगे बढ़े। उनकी प्रत्येक अभिव्यक्ति सदमे, आतंक और चिंता से भरी हुई थी। आप सभी को हर समय यंग यून की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। क्या तुम सबने वैसा ही किया जैसा आदेश दिया गया था? सभी 15 गार्ड एक साथ कांप गए और फिर घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने घबराहट में कहा, 1 घंटे पहले सर यून ने कहा कि वह आराम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं और हमें उनके साथ न जाने का आदेश दिया। हमने हिम्मत नहीं की। महामहिम, कृपया हमें क्षमा करें। गार्डों की प्रतिक्रियाओं से माहौल एक बार फिर स्थिर हो गया, क्योंकि फैंग हुइटा ने दुखी होकर कहा, यंग यून, इस छोटे राजा के कचरा रक्षक आपकी अच्छी तरह से रक्षा करने में असमर्थ थे। ये छोटा राजा वास्तव में असमर्थ है। केवल मुझे आश्चर्य है कि यंग यून इस दौरान कहाँ गया था इस घंटे। तुम्हें किसी खतरे का सामना तो नहीं करना पड़ा? फैंग हुइटा की आवाज काफी विनम्र थी। हालांकि हर कोई अपने भीतर मिश्रित द्वेष और घृणा को सुन सकता था। ये स्पष्ट था कि फैंग हुइटा पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जिस व्यक्ति ने म्यू हनी को मारा था वह यूनचे था। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः म्यू हनी को किसी और को बताए बिना गुप्त मार्ग खोलने के लिए प्रेरित कर सकता था, वह यूनचे था। इसके अलावा यूनचे ये सब होने से ठीक 1 घंटे पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। यूनचे की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन जैसे ही वह बोलने ही वाला था, म्यू जियाओलन ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, कोई रास्ता नहीं है। यूनचे और वरिष्ठ भाई हानि के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। इसके अलावा यूनचे की गहन शक्ति अभी दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर तक ही पहुंची है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह वरिष्ठ भाई हानि को मार सके। आप सभी ने सचमुच गलत व्यक्ति को अपराधी बना दिया है। इसके अलावा म्यू जियाओलन की आवाज अचानक शांत हो गई। इसके अलावा 1 घंटे पहले यूचे, वह वास्तव में था। वह मेरे साथ मेरे क्वार्टर में था। जैसे ही म्यू जियाओलन ने अपना बयान खत्म किया, उसकी आवाज मच्छर की तरह कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसने अपना सिर गहराई से झुका लिया था और किसी और से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बाकी सभी के दृष्टिकोण से ये सिर्फ एक लड़की की शर्म की बात थी, लेकिन यूनचे को पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इतना बड़ा झूठ बोला था, भले ही वह झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी। बहरहाल मासूम म्यू जियाओलन वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसके लिए खड़ा हुआ था।
उसे झूठ बोलने में कोई झिझक नहीं हुई, जिसने उसे बचाने के लिए उसकी पवित्रता को खत्म कर दिया। इस पूरे समय उसके प्रति उसका शौकीन व्यवहार वास्तव में व्यर्थ नहीं गया था। म्यू जियाओलिन के शब्दों के कारण हर कोई अचानक चकित हो गया। जहां तक सीटू जियोंगिंग की बात है, वह पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में अत्यधिक खुशी के निशान उभर आए, क्योंकि वह खुद को खुशी से उछलने से रोक नहीं पा रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, ये आइस विंड सम्राट, सम्मानित अतिथि, पूरी ईमानदारी से यंग यून और मेरी बेटी बहुत पहले से। वे दोनों एक दूसरे के लिए बेहद भावुक हैं, और यही है क्यों इन दोनों ने एक साथ आने का फैसला किया है। केवल मेरी बेटी केवल आइस फीनिक्स पैलेस की शिष्या है। उसकी स्थिति की तुलना यंग यून से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा जब महान दायरे के राजा ने फेरी फिक्स्यू की सगाई यंग यून से कर दी, तो उनके लिए इस मामले पर बात करना और भी कठिन हो गया। इस प्रकार, लेकिन अब तो ऐसा है, जो कुछ नहीं कहा जा सकता था वह सब कह दिया गया है। इससे पहले यंग यून वास्तव में मेरी बेटी के क्वार्टर में था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ हर कोई इसे गंभीरता से लेगा। एक स्वतंत्र क्षेत्र के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति के साथ सीटू जियोंगयांग स्वाभाविक रूप से म्यू जियाओलिन जितना मासूम और शर्मीला नहीं था। उनकी आवाज का लहजा, उनकी अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि उनकी आंखों का भाव बेहद स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने सही तर्क के साथ सही क्रम में शब्दों का त्रुटिहीन इस्तेमाल किया था। ये सचमुच उत्तम था। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, सभी के भाव स्पष्ट हो गए। आखिरकार युन चे की गहन शक्ति वास्तव में दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र की पहली सीमा पर थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वे सभी जानते थे। जहां तक मू हनही का सवाल है, वह दिव्य क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। हालांकि युन चे सीधे शिष्य बन गए थे, लेकिन ये केवल उनकी अविश्वसनीय जन्मजात प्रतिभा के कारण था जो मू हनही से आगे निकल गया। यदि दोनों वास्तव में लड़ते तो भले ही उसके 100 लोग भी होते, फिर भी वह म्यू हन्याय का मुकाबला नहीं कर पाता। इस प्रकार युन चे ने संभवतः म्यू हान्या को कैसे मार डाला होगा, और परिस्थितियों के आधार पर ये स्वयं ही करना होगा। ऐसे में उनके लिए फेंग हुइटा के इस दावे पर विश्वास करना कठिन था कि युन चे ही वह व्यक्ति था जिसने मू हन्ही को मार डाला था। उनके लिए यह बेतहाशा अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके विपरीत सीटू जियोंगिंग की व्याख्या कहीं अधिक उचित थी। आरंभ करने के लिए उनमें से कई लोग सोच रहे थे कि यू चे प्रत्यक्ष शिष्य की अविश्वसनीय रूप से उच्च स्थिति के साथ आइस विंड साम्राज्य का दौरा करते समय अपने साथ एक लड़की को क्यों लाएगा। दोनों के लिए रिश्ते में रहना बहुत मायने रखेगा। अब ये भी समझ में आया कि 1 घंटे पहले आइस मैडन पैलेस छोड़ते समय युन चे दूसरों को अपने पीछे क्यों नहीं आने देता था। यदि ऐसा मामला था तो उनकी कार्रवाई वास्तव में उचित थी। तो यह इस प्रकार था। रीजन लॉर्ड सीटू, बधाई हो। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो सीटू जियोंगयांग का सबसे करीबी था, ने कहा। उनका चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था। किसी की बेटी का महान क्षेत्र के राजा की प्रत्यक्ष शिष्या बनने में सक्षम होना वास्तव में असाधारण था। यह ऐसा था मानो पूर्वजों की 18 पीढ़ियों से संचित पुण्य फलीभूत हो गया हो। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सीटू जियोंगयांग ने जल्दी से अपनी भुजाएं लहराई, लेकिन उसके चेहरे के भाव पहले ही खुशी से भरे हो चुके थे। आखिरकार वे दोनों युवा हैं, वे अपने चरम पर हैं। इस प्रकार ये केवल प्राकृतिक है, ये केवल प्राकृतिक है। इस बार बात करने वाले व्यक्ति ने पहले दिन में सीटू जियोंगयांग के साथ बेहद सख्ती से बात की थी, लेकिन अब उनकी आवाज में कुछ नाराजगी थी। यह मेरी जगह नहीं है कि मैं अपनी बेटी को निर्देशित करूं, यह मेरी जगह नहीं है। अंत में, हालांकि मैंने उसे बड़ा किया, वह हमेशा किसी और की ही रहेगी। इसे भूल जाओ, उन्हें जो करना है करने दो। सीटू जियोंगयांग के चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। देखो, जैसा कि मैं कह रहा था, सर यून जैसा कोई व्यक्ति इतना बुरा काम कैसे कर सकता है। तो यह इस तरह था। आइस विंड सम्राट, मेरा मानना है कि चोर अभी भी शाही शहर से बच नहीं पाया है। हमें तुरंत शहर को लॉकडाउन कर देना चाहिए और उसकी तलाशी लेनी चाहिए। म्यू जियाओलिन का सिर इस समय भी नीचे झुका हुआ था, क्योंकि वह अपनी उंगलियों से अपने कपड़े फाड़ रही थी और मरोड़ रही थी। 13वें राजकुमार के हाथ में कुछ तो है। बुजुर्ग यान, जो अभी भी म्यू हन्नी की लाश को देख रहा था, उसने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने जल्दी से म्यू हन्नी का बायां हाथ उठाया। पूरी तरह से विकृत हो चुकी 5 उंगलियों के बीच सफेद रेशम का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा हुआ था। एल्डर यान ने म्यू हान्या की उंगलियों के भीतर से रेशम के छोटे टुकड़े को सावधानी पूर्वक निकाला। ये लगभग 3 इंच का था और इस पर आइस फीनिक्स की उत्कृष्ट छवि की कढ़ाई की गई थी। निचली किनारी के फटने से यह स्पष्ट था कि इसे जबरदस्ती फाड़ा गया था और रंग से ये लंबे समय से नहीं टूटा था।
रेशम के इस टुकड़े को देखकर यू चे की नजर उस पर पड़ी और उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली। यह डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट की वर्दी की आस्तीन का हिस्सा है। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि इसे अभी अभी फाड़ा गया है। जब एल्डर यान ने बोलना समाप्त किया तो उनकी निगाहें अन्य सभी की तरह घूम गईं और उन्होंने अवचेतन रूप से यू चे की ओर देखा। कुछ क्षण बाद वहां मौजूद सभी लोगों की पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं, जैसे कि उन्हें पतली सुइयों से छेद दिया गया हो। उसकी बाईं बाह को ढकने वाली बर्फ के रंग की रेशमी आस्तीन ठीक थी, लेकिन उसकी दाहिनी बाह के ऊपर कोई आस्तीन मौजूद नहीं थी। सचमुच वहां केवल एक ताजा आंसू था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह 8%। यू चे के दिमाग में अनगिनत श्राप घूम रहे थे। जैसे ही उसने आस्तीन देखी, उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में उसकी थी। हालांकि इसे म्यू हान्या ने बिल्कुल भी नहीं फाड़ा था। ये स्पष्ट हो गया कि कोई और उसके शरीर से इसे फाड़ने में कामयाब रहा था, और उन्होंने ऐसा पूरी तरह से अज्ञात रहते हुए किया था। यह उसे चुपचाप मारने से सैकड़ों गुना कठिन था। जैसे ही युन चे ने अपने दांतों के माध्यम से ठंडी हवा का झोंका अंदर लिया तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये स्पष्ट था कि जो व्यक्ति म्यू हान्या की लाश को उसकी नाक के ठीक नीचे से चुपचाप ले जाने में कामयाब रहा था, वही व्यक्ति था जिसने उसकी दाहिनी बाह पर रेशम की आस्तीन को फाड़ दिया था। ये भयानक व्यक्ति कौन था जो छाया के भीतर छिपा हुआ था, और क्यों क्या वे वही कर रहे थे जो वे कर रहे थे? म्यू हान्या की लाश को इतनी जल्दी खोज निकालना कि हर किसी का संदेह उस पर केंद्रित हो जाए और फिर आस्तीन को अकाट्य सबूत के रूप में इस्तेमाल करना, ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति उसे फंसाना चाहता था। हालांकि यदि वह व्यक्ति वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वे पहले ही अपनी भयानक शक्ति से उसकी जान ले चुके होते, जिससे वह कांप उठता। वह अपने पीछे जरा सा भी निशान छोड़े बिना मृत से भी अधिक मृत होता। तो वे इतनी परेशानी में क्यों पड़ते? म्यू हान्या के हाथ में बंधी आस्तीन और यू चे के बर्फ के रंग के कपड़ों के फटने के कारण पूरा प्रांगण अचानक शांत हो गया, क्योंकि सभी ने स्पष्ट संबंध बना लिया। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जहां तक सितु जियोंगयान की बात है, जो बहुत खुशी से भरा हुआ था, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। म्यू शियाओलिन की आंखों की पुतलियां फैल गईं, क्योंकि वह आगे की ओर देखने लगी और सदमे और घबराहट में पड़ गई। यंग ह्यून फैंग हुइटा ने एल्डर यान से कपड़े का टुकड़ा वापस ले लिया। उसके हाथ और आवाज दोनों हिंसक रूप से कांप रहे थे और उसने कहा, आप एक महान क्षेत्र के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। आपकी स्थिति अत्यंत पूजनीय एवं अद्वितीय है। माय आइस विंड आपको सम्मानित अतिथि के रूप में देखता है और आपके उपचार में थोड़ी सी भी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। हनी ने आपके साथ और भी अधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, और जब भी आपके बारे में बात की तो वह हमेशा प्रशंसा से भरी हुई थी। मेरी बर्फीली हवा ने आपको कहाँ नाराज किया? मेरी हानि ने किस प्रकार की अक्षम्य गलती की? तुम्हारे लिए उसे इतनी निर्णायक तरीके से मारना। सबसे पहले फैंग हुइटा की आवाज अभी भी काफी संयमित थी, लेकिन अंत में वो मदद नहीं कर सका क्योंकि वह कर्कश चीखने लगा। जब वह शांत था तो स्वाभाविक रूप से उसने यू चे के प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अपने सबसे प्रिय बेटे की मृत्यु और उसकी नाक के ठीक नीचे से अपने देश की महिमा के गायब होने का सामना करते हुए वह पूरी तरह से अपना विवेक खो चुका था। वास्तव में ये पूरी तरह से असंभव नहीं था कि वह अपने क्रोध, शोक और अवसाद की वर्तमान स्थिति में सीधे यू चे को मारने का प्रयास करेगा। हालांकि इस तरह की कार्रवाई के परिणाम अविश्वसनीय रूप से दुखद होंगे और आइस विंड साम्राज्य के पूर्ण विनाश की संभावना होगी, फिर भी वह एक खुशहाल पिता के रूप में मरने में सक्षम होगा। यदि फैंग हुइटा वास्तव में क्रोध के कारण नियंत्रण खो देता और बाद वाला विकल्प चुनता, तो संभावना थी कि आंगन में मौजूद मेहमानों को भी फंसाया जाता। इससे वहां मौजूद कई लोगों में डर बैठ गया। सीटू जियोंगयांग ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, बर्फीली पवन सम्राट, कृपया पहले शांत हो जाएं। इस कहानी में बहुत सारी खामियां हैं। यह मत भूलो कि यंग यून के लिए प्रिंस हानि को उसकी मौजूदा ताकत से मारना असंभव है। जहां तक आस्तीन की बात है, अगर वह फटी हुई थी तो यंग यून को खुद इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? इसके अलावा अगर प्रिंस हानि के पास आस्तीन फाड़ने की ताकत थी तो उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश क्यों नहीं की? इसके अलावा ये केवल दाहिने हाथ की आस्तीन है और चुप रहो। फैंग हुइटा के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से भयानक और भयंकर दिखने वाली अभिव्यक्ति उभरने के साथ ही सीटू जियोंगयान की आवाज एक बेहद कर्कश दहाड़ से बाधित हो गई। सिर्फ इसलिए कि वह महान क्षेत्र के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य है, वह जिसे चाहे मार सकता है। केवल उसकी स्थिति के कारण आप सभी सबसे बुनियादी नैतिकता और कानूनों को त्यागने को तैयार हैं। फैंग हुइटा की वर्तमान भयानक स्थिति के कारण सितु जियोंगयान को तुरंत पीछे हटना पड़ा और एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
यह ठीक है, तुम्हें अब मेरा बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब मामला इस बिंदु तक पहुंच गया था, युनचे वास्तव में शांत हो गया था और उसने उदासीनता से कहा, मैं उदारतापूर्वक कबूल करूंगा। म्यू हान्याय वास्तव में मेरे द्वारा मारा गया था। उनके शब्दों ने सभी को चौंका दिया क्योंकि सभी के चेहरों पर स्तब्ध भाव उभर आए। यहाँ तक कि अकाट्य सबूतों के बावजूद भी उनके लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं कबूल करना अभी भी एक पूरी तरह से अलग मामला था। युनचे फैन हुइटा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कांपती उंगलियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, हम मूर्ख नहीं हैं। शुरू से ही हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये केवल उसके जन्मदिन का एक छोटा सा मामला था। यह महान क्षेत्र के राजा को बधाई भेजने के योग्य कैसे हो सकता है? तो मूल रूप से यह मेरी आइस विंड की हेलिडोम लेने के लिए था। हाँ। फैन हुइटा पागलों की तरह हंसा, लेकिन उसकी हंसी खुशी की नहीं बल्कि दुख की थी। यदि महान क्षेत्र के राजा ने इसे अभी अभी कहा होता, या यदि आपने भी इसे अभी अभी कहा होता, तो भले ही यह हमारा हेलिडोम है, हमारा देश इसे आपको न देने का साहस नहीं करेगा। हमारे पास अनुरोध अस्वीकार करने की योग्यता नहीं होगी। हन्याय तुम्हें गुप्त रूप से राजकोष में ले आया क्योंकि वह जानता था कि हमारे विचार एक जैसे होंगे और वह हमारे लज्जित होने से डरता था। इसीलिए उसने ये स्वयं किया। लेकिन आपको हेलिडोम प्राप्त हुआ, लेकिन आपको जाकर हानि को क्यों मारना पड़ा? क्यों? इसका कोई कारण बताओ। एक कारण, शाही पिता। फैन होंगे जल्दी से अपने पिता को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। फैन हुइटा इस समय बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका शरीर ढहने के कगार पर था। उसके शरीर के आसपास की आभा अविश्वसनीय रूप से अस्त व्यस्त हो गई थी। अगर उसने अचानक यूचे पर हमला कर दिया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ होगा। यूचे, क्या हो रहा है? म्यू जियाओलन भयभीत होकर यूचे के बगल में खड़ा हो गया। यूचे की स्थिति के साथ वह वास्तव में स्नो सोन क्षेत्र में जहां भी वह जाना चाहता था, जाने में सक्षम था। लेकिन अभी वे दुश्मन के घरेलू अड्डे में अलग थलग और शक्तिहीन थे। इसके अलावा फैन हुइटा पहले ही अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था। पूरी तरह से पागल फैन हुइटा की तुलना में यूचे शांत था और उसने उपहास करते हुए कहा, चूंकि आप इतनी बुरी तरह से जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं बस आशा करता हूं कि एक बार जब आप जान लेंगे, तो आपको पछतावा नहीं होगा।